हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे फिर से सरफेस केमिस्ट्री को, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को। जैसा कि बच्चों आप पहले वीडियोस में देख चुके हो, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, तो इसमें हम क्या क्या देख चुके हैं उसको सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ, एंड उसके बाद फिर आपको इस वाले टॉपिक में, इस वाले वीडियो में हम क्या कंटिन्यू करेंगे मैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में आप क्या क्या देख चुके हो। आपने सबसे पहले यहाँ पे देखा है कि कितने तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड होती है। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, दैट इज बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, राइट। इसके बेसिस पे आपको याद होगा कि हमने देखा था कि सॉलिड सोल्स क्या होते हैं, देन आपके जेल क्या होते हैं, आपके फोम क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी वहां पे। देन जो सेकंड हमने देखा था, दैट इज लाइक कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। आपको याद होगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो आप सॉल्यूट होते हो उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हो, एंड जो सॉल्वेंट होता है उसको आप डिस्पर्शन मीडियम बोलते हो। तो इस चीज को ध्यान रखना। ओके, जस्ट मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ सॉल्यूशन से। जैसे सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलते हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। सो उसी तरीके से आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो पहला था कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट के बेसिस पे कि सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड के कॉम्बिनेशन से आपने देखा था कि कितने एग्जांपल हो सकते हैं। फिर दूसरा जो हमने एग्जांपल देखा था, दैट इज लाइक लास्ट वीडियो में, कि आपके डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम जो है उसमें इंटरैक्शन जो होता है, इंटरैक्शन जो होता है उसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पे आप उसको क्या कर सकते हो, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में आप क्लासिफाई कर सकते हो। फिलिक इज, लायो मीन्स लिक्विड लविंग, लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। एंड नाउ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के टाइप के बेसिस पे हम आज का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, एंड उसके बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन आज के वीडियो में कवर करेंगे, दैट विल बी मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्रोमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। एंड देन हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे अब एसोसिएट कोलाइड्स, राइट, एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो ये तीन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं इसको नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूं, एंड देन वी विल स्टार्ट मल्टी मॉलिक्यूलर। ओके, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। सो लेट्स स्टार्ट मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। सो मैं लिख लेता हूं सबसे ऊपर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, ध्यान से समझना, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं। देख, जैसे कि नाम से ही अगर मैं देखूं तो मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मीन्स मैनी, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, राइट, मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या होते हैं कि आपके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, एंड देन वो एक ऐसा पार्टिकल बनाते हैं जुड़ के, जो किस रेंज में आता है, जो आपका कोलाइडल रेंज में आता है। वो आपका किस रेंज में होता है, कोलाइडल रेंज में। ओके, ऑब्वियसली कोलाइडल रेंज क्या होती है, 1 to 1000 नैनोमीटर। ओके, तो अगर किसी भी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में आता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कोलाइडल रेंज। ओके, एंड ऑब्वियसली जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके अग्रीगेट होके एक ऐसा पार्टिकल बना दे जो कोलाइडल रेंज में है, देन उसको आप क्या बोलते हो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। नाम से ही पता चलता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। और ये बहुत
इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो इसी तरीके से होता है कि ऑब्वियसली वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आएंगे और एसोसिएट होते हैं, राइट। जैसे लेट्स सपोज बहुत सारे पार्टिकल हैं, आई थिंक येलो दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पर्पल लेते हैं। सो सेम कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, अभी क्या है ये कोलाइडल रेंज में नहीं है, लेकिन जब किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में, किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर ये पास आ जाए और पास आने के बाद ये एक क्या बना ले, बीच में सारे जुड़ के एक पार्टिकल बना ले, एंड दैट इज इफ दैट इज इन कोलाइडल रेंज, इफ दैट इज इन कोलाइडल कोलाइडल रेंज, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको क्या बोलते हो आप, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। आई होप आपको ध्यान रहेगा ये। एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं, देखो मेटल सॉल इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक गोल्ड सॉल, लाइक सल्फर सोल, ओके सल्फर सोल। आपको याद होगा कि सल्फर आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में कि सल्फर कितने से बनता है, कितने मॉलिक्यूल से, एसिड मॉलिक्यूल। सल्फर जनरली किस फॉर्म में रहता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में जनरली नेचर में, तो सल्फर एसिड के फॉर्म में रहता है। तो ऐसे जब बहुत सारे S8 आपस में जुड़ जाते हैं, राइट, हजार हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एसिड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये जो अकेला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, एक छोटे छोटे पार्टिकल को। लेकिन जब ऐसे हजार मिल गया तो ये किस रेंज में आ जाता है, ये आ जाता है कोलाइडल रेंज में। तो जब ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं तो उसके बाद आप बोलोगे कि इसने एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बना लिया। आई होप आपको ये चीज समझ आई है। ओके, अभी हम आगे चलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड पे। ओके, मैं इसको ऊपर चलता हूँ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्रोमोलिकुलर। ओके, मैक्रोमोलिकुलर क्या होता है, मैक्रोमोलिकुलर, मॉलिक्यूलर, देखो मल्टी मॉलिक्यूलर में अगर मैं, जैसे मैंने पहले संधि विच्छेद कर दिया था उसका, मल्टी मॉलिक्यूलर, दैट मीन्स मल्टी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो नाम से पता चल रहा था। मैक्रो का मतलब होता है बिग, ओके, तो बड़े मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो क्या यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं या क्या होता है, तो देखो मोर और लेस कॉन्सेप्ट कुछ उसी तरीके से है मैक्रोमोलिकुलर में, कि पार्टिकल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं। पॉलीमेरिक इन नेचर का मतलब होता है कि पहले से बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। पॉलीमर में क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट पहले से जुड़ी रहती हैं आपस में, राइट। तो उस तरीके से वो एक पॉलीमेरिक रेंज में पहले से होते हैं, पॉलीमेरिक पॉलीमेरिक रेंज में वो पहले से होते हैं। दैट मीन्स ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक मास यूनिट हाई होता है, एटॉमिक मास यूनिट इनका बहुत ज्यादा हाई होता है, राइट। ये ध्यान रखना, एटॉमिक मास कोई भी पॉलीमर लोगे तो उसका एटॉमिक मास यूनिट बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे कार्बन चेन होते हैं जिससे वो मिलकर बने होते हैं। अब आपको मैक्रोमोलिकुलर में क्या होता है कि एक सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए होता है आपको। आपको क्या चाहिए होता है, एक सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए होता है। वो सॉल्वेंट क्या कर देता है, उसको पार्टिकल्स में छोटे छोटे में ब्रेक कर देता है। छोटे में ब्रेक करने का ये मतलब नहीं है कि वो कुछ नया बन गया, इट्स जस्ट दैट कि वो पहले से, इट्स लाइक कि मान लो पॉलीमर में क्या होता है, पॉलीमर मतलब, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स, राइट। दैट मीन्स जब सेम यूनिट बार बार रिपीट होती है तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो ये जो एक एक पीस है वो क्या हो, सेम यूनिट के रिपीट होने से बना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट मिलाने का ये कोई नया सब्सटेंस बन गया, सब्सटेंस वही है, वो पहले से ही क्या होता है, कोलाइडल रेंज में होता है। इट जस्ट दैट एक सुटेबल सॉल्वेंट की जरूरत होती है ताकि वो प्रॉपर एक क्या बन जाए, आपका कोलाइडल रेंज में आए, और उसको आप एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलो। तो अभी ये पॉलीमेरिक रेंज में है, बड़ा है, कोलॉइड्स नहीं बोल सकते। एक सुटेबल सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा आपका, ये किस रेंज में आ जाएगा, कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा। और कोलॉइडल रेंज कौन सा होता है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है इसको, ओके। कई बार पेपर में आ सकता है नीट विट में कि कोलॉइडल रेंज क्या होती है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है 1 से 1000 वाला। इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना, मीटर में आप कन्वर्ट कर लेना, तो उस बेसिस पे नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं। वो आपके हो सकते हैं नेचुरल, वो आपके क्या हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा, सिंथेटिक। तो दैट मीन्स एक नेचुरली अकरिंग हो गया और एक ह्यूमन मेड हो गया, ओके।
अब आपके नेचुरल में क्या आता है, नेचुरल में आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रोटीन्स, ओके, प्रोटीन्स, देन स्टार्च, देन आपके जिलेटिन। अब ये सारे क्या हो गए, नेचुरली अकरिंग हो गया। आप देखो ध्यान से, ये सारे पॉलीमर्स हैं, राइट। तो रॉ फॉर्म में आप उसको कोलाइडल रेंज में नहीं बोलोगे, लेकिन ऑब्वियसली सुटेबल सॉल्वेंट के साथ क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। एंड अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं तो एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, आपका क्या हो जाएगा, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 एक एग्जाम्पल हो गया मैक्रोमोलिक्यूल का जो सिंथेटिक इन नेचर है। ऑब्वियसली एक और आप याद रखो, पॉली इथाइलिन, ओके। सो नेचुरल तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रहेगा, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया। सिंथेटिक आपको ध्यान रखना, नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 के अलावा आपका पॉली इथाइलिन आपको ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है बच्चों, कि ये सारे जो जनरली जो आपके ये पॉलीमेरिक वाले होते हैं, दैट इज आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये लायोफोबिक इन नेचर होते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लायोफोबिक इन नेचर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड हेटिंग होते हैं, ओके, लायोफोबिक इन नेचर होते हैं, ओके। बट ये क्या करते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। एक बार इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है तो दे एक्ट एज अ ट्रू सॉल्यूशन। रीजन बीइंग कि इनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी आप एक एक सॉल्वेंट ले आओगे और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। एक सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए होता, तो जनरली उसमें काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड, एंड उसको ऑल्सो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। एक बार इसको मैं फिर से ड्रैग करता हूं। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स, ओके। एसोसिएटेड कोलाइड्स, इसको और क्या बोलते हो आप, मिसल। अब आप बोलोगे कि ये तो सुना सुना सा लग रहा है मिसल, हमने कहीं पढ़ रखा है। यस, आपने जब 10th क्लास में सोप के एक्शन को, सोप किस तरीके से काम करता है, ये जब साइंस में पढ़ा तो वहां पे आपने मिसल के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा सोप के एक्शन को भी टच करेंगे। आपको पता है सोप किस तरीके से काम करता है, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले पढ़ रखा है, मैं जस्ट एक बार उसको रिफ्रेश कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल होता क्या है। तो सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज जो ध्यान रखनी है कि ये किस तरीके से अलग होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूलर से। मल्टी मॉलिक्यूलर में वो छोटे छोटे जुड़ के बड़े बन गया, वो कोलाइडल रेंज में आ गया। मैक्रोमॉलिक्यूलर में वो पहले से सब्सटेंस कोलाइडल रेंज में होता है, जस्ट एक सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए होता है सो दैट कि वो ब्रेक हो जाए, ओके। लेकिन एसोसिएटेड में क्या होता है कि ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच एट lower concentration, lower concentration, right, lower concentration behaves like normal electrolyte, okay, behaves like normal electrolyte, but अगर concentration बढ़ा दो इनका तो they start behaving like, they start exhibiting characteristics like colloidal solution और colloidal behavior, exhibit colloidal behavior, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनका कंसंट्रेशन कम होता है। लेट्स से जब मैं कंसंट्रेशन की बात बोलती हूँ तो मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपके पास वाटर है, पानी है, उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया। कम कंसंट्रेशन में मान लो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, राइट। यू नो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हो, गुड कंडक्टर हो, राइट। बट हाइपोथेटिकली मान लो कि सॉल्ट को बहुत ज्यादा ऐड करने से वो क्या करे, कोलाइडल बिहेवियर एग्जिबिट करने लगे। सॉल्ट नहीं करेगा, जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको इस चीज को समझाने के लिए, ओके। सो इसका मतलब हो गया कि ऐसे सब्सटेंस, तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। तो जो भी ऐसा सब्सटेंस हो जो कम कंसंट्रेशन पे किसी सुटेबल डिस्पर्स्ड मीडियम बोलूंगा मैं यहाँ पे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे, लेकिन कंसंट्रेशन जैसे ही मैं बढ़ा दूं, दैट मीन्स और सारा वो सामान डालने लग जाऊं उसी डिस्पर्स्ड मीडियम में, तो वो क्या करे, कोलाइडल बिहेवियर शो करने लगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि जब बहुत ज्यादा ऐड करूंगा तो होगा क्या, एग्रीगेशन होना चाहिए, एग्रीगेट होके वो कोलाइडल रेंज में जाना चाहिए, देन ओनली इट विल शो। नाउ वी विल सी कि इसके बारे में और क्या जानना है हमें।
तो अब क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल वो सब्सटेंस होते हैं जो कम कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं, स्टार्ट एग्जिबिटिंग कोलाइडल बिहेवियर। और जब वो कोलाइडल बिहेवियर कैसे एग्जिबिट, मतलब किस तरीके से आप बोल सकते हो कि वो कोलाइडल बिहेवियर शो करेंगे, ऑब्वियसली वो शो कैसे करते हैं, एग्रीगेशन होता है उसमें पार्टिकल्स का, जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हो वो उसमें क्या होगा, एग्रीगेशन होगा। तो जब आपका एग्रीगेशन होगा तो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स बनेंगे, राइट, एंड उन्हीं एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को आप क्या बोल देते हो बच्चों, मिसल्स। ओके, एम आई CELLS मिसल्स। ओके, सो इसी एग्रीगेटेड पार्टिकल को आपने मिसल बोल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल क्या होता है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली बात है एसोसिएटेड कोलाइड के पार्ट पे, कि इनके फॉर्मेशन की कंडीशन होती है। ओके, इनके फॉर्मेशन की कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि मतलब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ और वो बढ़ जाएगा, नहीं। हमेशा आपको एसोसिएट कोलाइड या मिसल बनाने के लिए एक फेयर मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, एक ओनली अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, अ सर्टेन टेम्परेचर आप क्या कर पाओगे, मिसल बना पाओगे, एसोसिएटेड कोलाइड बना पाओगे। लेट्स से मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस ए है, अब इसका मिसल बनाना है तो एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, लेट्स से एग्जांपल हाइपोथेटिकली 15 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं। अगर आपने टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचाया ना, तो कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कोलाइड आपके नहीं बनने वाला। ओके, तो एक बेसिक मिनिमम आपको टेम्परेचर चाहिए होता है हमेशा किसी भी कोलाइड्स को बनाने के लिए, किसी भी अग्रीगेटेड कोलाइड्स को बनाने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड बच्चों क्राफ्ट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्राफ्ट, KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। सो जो एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है किसी भी एसोसिएट कोलाइड को बनाने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर गिवन सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर गिवन डिस्पर्स्ड मीडियम, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके, उसको टी और स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हो। अगेन मान लो कि इस टेम्परेचर से ऊपर हो, ओके, तो देन आपको एक मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए होता है, दैट मीन्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन है एसोसिएट कोलाइड बनाने के लिए, कम से कम एक सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए और कम से कम एक सर्टेन कंसंट्रेशन होना चाहिए, ओनली अबव अ सर्टेन कंसंट्रेशन, एक सर्टेन कंसंट्रेशन के ऊपर ही आपका पॉसिबल है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन कम रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे ही नहीं कि वो एग्रीगेट होके किस रेंज में जा पाए, कोलाइडल रेंज में जा पाए। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसको आप बोलते हो CMC, दैट इज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ओके, सो CMC आपको ध्यान रखना है क्या होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर मेरे को एसोसिएटेड कोलाइड बनाना है तो एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, एक मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए होता है, दिस इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ये दोनों कंडीशन है तभी आपका बनेगा। कंसंट्रेशन बढ़ा लो, टेम्परेचर रीच नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला, राइट। टेम्परेचर बढ़ा लो, कंसंट्रेशन मत दो, तब भी कुछ नहीं होगा। दोनों कॉम्बिनेशन ट्रू होने चाहिए, एंड तभी जाके मतलब ये दोनों एंड कंडीशन है और कंडीशन नहीं है, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, तब जाके आपका एसोसिएटेड कोलाइड बनेगा। आई होप आपको एसोसिएटेड कोलाइड कैसे बनता है, क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होती है, ये चीज आपको क्लियर हुई है, राइट। नाउ इसका अगर मान लो आपने क्या करा, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हो, सब्सटेंस को ऐड करके। कंसंट्रेशन कैसे कम कर सकते हो, डाइल्यूशन करके। तो अगर मैं मान लो मैं डाइल्यूट करना चालू कर दूं, आपका एक बार मान लो कि एसोसिएटेड कोलाइड बन गया, उसके बाद मैंने क्या करा, डाइल्यूट करना चालू कर दिया, राइट, तो वो रिवर्ट हो जाएगा वापस। ओके, वो रिवर्ट बैक हो जाएगा, दैट मीन्स वापस से वो नहीं रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो वापस रिवर्ट टू इंडिविजुअल इंडिविजुअल आयंस, अपने इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स जो बहुत सारे ये जुड़ जुड़ के आपके मिसल बने थे वो वापस डाइल्यूट कर दोगे तो कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगा, राइट। होगा क्या, आपके पास एक सब्सटेंस है, अब उसमें मान लो कि वाटर ले लेते हैं यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम, उस सब्सटेंस को आप ऐड करते जा रहे हो, टेम्परेचर आप पहले ही रीच कर चुके हो, क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके,
एंड उस पे आप सब्सटेंस ऐड करते जा रहे हो। तो सब्सटेंस ऐड करने का क्या मतलब, आप कंसंट्रेशन को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। एक सर्टेन कंसंट्रेशन जब CMC रीच हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एसोसिएट कोलाइड। अब ऊपर से आपने डाइल्यूट करना चालू कर दिया उसको, तो वापस क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होना चालू हो जाएगा। जैसे कंसंट्रेशन कम होते होते क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन जो आपका है उससे कम हो गया, तो वापस वो एसोसिएट कोलाइड नहीं रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, एंड इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये अगर मैं मैक्रोमोलिक्यूल की बात करूं तो वो खाली क्या शो करते थे, लायोफोबिक कैरेक्टर शो करते थे। ये आपका लायोफोबिक एज वेल एज लायोफिलिक दोनों शो करते हैं। आप बोलोगे दोनों क्यों शो करते हैं, 2 मिनट वेट करो, आपको पता चल जाएगा जब आपको सोप के एक्शन के बारे में बताया जाएगा। आपको अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको याद खुद ही आ जाएगा, अदरवाइज मैं बता ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, सोप का वर्किंग क्या है, सोप किस तरीके से काम करता है, सोप होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, सोप क्या है। तो आपको याद होगा, आपने 10th में पढ़ा था, इट इज, अगर मैं सोप की बात करूं तो इट इज लॉन्ग चेन ऑफ, लॉन्ग चेन तो होता ही है, एंड साथ के साथ क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम टाइप ऑफ फैटी एसिड, आपके क्या होते हैं, फैटी एसिड्स। सो लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो अगर आपके पास एक बड़ा फैटी एसिड है बट वो उसमें क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम है, तो दैट इज कॉल्ड, सो बेसिकली लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन, ओके, एंड दैट इज हैविंग सोडियम और पोटेशियम इज कॉल्ड फैटी एसिड। एंड अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहोगे तो ये जनरली क्या होता है, ये आपके इस तरीके से होते हैं, RCOO, लास्ट में H होना चाहिए। अगर मान लो एसिटिक एसिड है तो क्या होगा, H होगा, लेकिन इस H को मेरे को किससे रिप्लेस करना है, सोडियम और पोटेशियम से। ओके, सो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, और उसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम वाला वर्जन होना चाहिए, राइट। तो उसको आप क्या बोलते हो, सोप हो गया वो। ओके, अगर मान लो ये R जो है एल्काइल ग्रुप है, वो लॉन्ग चेन है, तो दैट मीन्स अभी हमने बोला लॉन्ग चेन है, तो किस तरीके से हो सकते हैं, CH3 हो गया आपके पास, उसके बाद आपके पास बहुत सारे CH2 होंगे, n नंबर ऑफ CH2 होंगे, और COO Na हो सकता है और पोटेशियम हो सकता है। तो अभी के लिए मैं Na वाला एग्जांपल लेता हूँ, राइट। तो होगा क्या कि CH3 CH2 n नंबर ऑफ टाइम्स, इस n का सिंपल मतलब बच्चों ये होता है कि CH3 CH2 CH2 CH2, जितनी मर्जी CH2 डालते रहो, राइट, 17 18 19 20, ओके, जनरली इसी रेंज में होता है। एंड उसके बाद लास्ट में COO Na हो जाता है, राइट, COO Na, COO Na। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और COO माइनस होता है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, COO माइनस, और ये आपका Na प्लस हो गया, राइट। अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर्ड, अगर मैं इसका लेट से स्ट्रक्चर्ड डायग्राम बनाता हूं, तो आपको पता है जिगजैग में किस तरीके से अल्काइल ग्रुप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। लास्ट में ये जो COO है उसको आपने क्या करा, C डबल बॉन्ड O हो गया, आपका जो Na प्लस है वो साइड में हट गया, राइट, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा चेन बचा, इसमें क्या हो गया, ये वाला जो रेंज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, दैट मीन्स चार्ज्ड है। अभी मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, मेरे को सिंपल मतलब है कि ये चार्ज्ड है, राइट। एंड ये इसकी क्या हो गई, टेल हो गई। आई होप आपको ये समझ आया। तो जो भी चार्ज्ड पार्ट है ना, ये आपका क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। मैं इसको लायोफिलिक क्यों नहीं बोला, ऑब्वियसली देखो हाइड्रोफिलिक है तो लायोफिलिक है ही, लेकिन यहाँ पे सिंपली लायो का मतलब होता है लिक्विड, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो मैं स्पेशली वाटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम जब साबुन से किसी चीज को धोते हैं, कपड़े को, हाथ को, तो पानी को यूज करते हैं, राइट। तो वहां पे हमें पानी के साथ देखना है इसको, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोफिलिक। तो चार्ज वाला जो एंड होगा वो आपका हाइड्रोफिलिक होगा, और जो उसका टेल हो गया, राइट, वो आपका क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। आई होप आपको याद आ रहा होगा, आपको ये चीज याद आ रही है, 10th में आप पढ़ते थे इसको, ये आपने पढ़ रखा है कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप किस तरीके से काम करता है, राइट। तो अब क्या हुआ कि इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये आपने जिगजैग बना लिया और लास्ट में नेगेटिव डाल दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज
वन आयन, ओके, जो आपका फैटी एसिड का एक वो हो गया। नाउ अब क्या है कि अब आपके पास लेट्स से कि आपके पास वाटर कंटेन, आपके पास वाटर पानी है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें हल्का सा साबुन मैं डालूंगा तो होगा क्या कि कंसंट्रेशन, मान लो कि टेम्परेचर मैं पहले ही क्रिटिकल टेम्परेचर पे हूँ, क्राफ्ट टेम्परेचर पे, तो वो मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, कि क्राफ्ट टेम्परेचर मैं पहले ही रीच कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा पानी में अगर मान लो कि थोड़ा सा साबुन डाला तो ऑब्वियस एक चीज क्या, कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, किस चीज का, इन सारे आयंस का पानी में। और ऑब्वियसली जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वही पानी के साइड होगा, और जो हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मतलब हीटिंग, वो पानी से दूर होगा, राइट। तो इस तरीके का डायग्राम आपने बुक में देखा होगा, राइट। तो ये तो कम कंसंट्रेशन में, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होगा ये क्या होंगे, एग्रीगेट होना चालू होंगे, एग्रीगेट होना चालू होंगे, और इस तरीके से एग्रीगेट बना लेंगे ये, ठीक है। कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा इस तरीके से एग्रीगेट बना लेंगे। और यहाँ पे बीच की साइड को कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, ऑयल हो सकता है, डर्ट हो सकता है, अगर मैं क्लीनिंग एक्शन की बात करूं। और जो आपके चार्ज वाला हेड होगा वो किस साइड को होगा, वो आपका वाटर वाली साइड को होगा, राइट। तो इस चीज को आपने क्या बोला, ये जो बना, दिस इज नथिंग बट, इस तरीके से जब ये, अभी ऑयल को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है, एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट होने के बाद ही इसको क्या बोलते हो, मिसल बोलते हो, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ आई कि मिसल क्या होती है। नाउ अगर मैं क्लीनिंग एक्शन की बात करूं तो आपको आइडिया है होता क्या है क्लीनिंग एक्शन में, कि लेट्स से आपके पास ये कपड़ा है, इसके ऊपर कोई ऑयल और डर्ट है, ओके। तो होगा क्या, जैसे ही आपने इसको धोना चालू करा तो आप इस कपड़े को जहाँ पे ऑयल, ये कपड़ा है, ये आपका ऑयल डर्ट है, और इसको आपने पानी में लेट्स से डाल रखा है, ऐसे पानी में जिसमें सोप है, डिटर्जेंट है। तो ऑब्वियस सी चीज क्या होगा, पानी वाली साइड को क्या होगा, आपका हाइड्रोफिलिक एंड होगा, और डर्ट वाली साइड को, ऑयल वाली साइड को हाइड्रोफोबिक एंड होगा। तो इस तरीके से ये चीज क्या होती है, चिपक जाती है इसके ऊपर। और क्योंकि ये लिक्विड लविंग है, वाटर लविंग है, तो एक कांस्टेंट पुल हमेशा पानी की साइड से इन पार्टिकल्स पे रहता है बाहर खींचने के लिए। तो ये वैसे ही खींचने की कोशिश कर रहा है इन डर्ट को कपड़ों से। आपको क्या चाहिए, बस इनको थोड़ा सा हेल्प कर दो। आप इनको क्या कर दो, थोड़ा सा हेल्प कर दो। कैसे हेल्प करोगे, स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर से, स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर से। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली आसानी से आपका कपड़ा धुल जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ आया होगा कि एसोसिएट कोलाइड क्या होते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है, राइट। उसके बाद आपने ये देखा कि सोप किस तरीके से, सोप होता क्या है, इसके पार्टिकल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन क्या होता है। एंड इसी तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन टॉपिक खत्म होता है ऑफ कोलाइड्स। हमने क्या क्या पढ़ा क्लासिफिकेशन में, हमने देखा तीन तरीके की क्लासिफिकेशन। एक हो गया आपका स्टेट के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे आप देखते हो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम कौन से स्टेट में है। फिर आपका लायोफोबिक लायोफिलिक देखा, उसमें आपने देखा इंटरेक्शन क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड मीडियम में। और लास्ट में आपने देखा मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड देन एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं, उसको हमने अभी एक्सप्लेन करा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, वहां पे हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आया। बाई चांस आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे अगर डाउट मान लो एक ही चीज पे आते हैं तो मैं मे बी सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलते हो। बट आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्लासिफिकेशन के पार्ट पे, कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन के पार्ट पे। सो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वन। हैव अ गुड डे, बाय बाय।